चलिए। आना तो है वैसे, पता नहीं देखो। चलो। चलो जी। पिछली क्लास में हमने ये किया था कि वास्तु पुरुष के बारे में, कि वास्तु पुरुष कैसे पैदा हुआ था। और आज हम ये करेंगे कि वास्तु एक साइंस है या मिथ है। जी। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि वास्तु साइंस कह सकते हैं, वास्तु को साइंस या नहीं कह सकते। जब जमीन का एक खाली टुकड़ा होता है, उस पे ऊर्जा, आप लोगों ने किसी ने नोट करना है या मैं बोलता ही रहूं? सर आप बोलते रहे, रिकॉर्डिंग से मैं ना बोलता फिर रहूं? बाद में नोट्स तैयार करेंगे। ठीक है। जमीन के खाली टुकड़े पर ऊर्जा बिना किसी रुकावट के बहती रहती है। जब हम उस जमीन के टुकड़े पर निर्माण करके दीवारें बनाते हैं, दरवाजे खिड़कियां लगाते हैं, तब निर्बाध रूप से बह रही उस ऊर्जा में रुकावट आने पर असंतुलन पैदा हो जाता है। इस असंतुलन को संतुलित करने के विज्ञान आधारित नियम को ही वास्तुशास्त्र कहा है। सुखद एवं सफल जीवन को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य द्वार का स्थान और पृथ्वी पर बहने वाली ऊर्जा के निर्बाध बहाव में सामंजस्य बहुत आवश्यक है। अपने घर पर इस अद्भुत ज्ञान को अपनाकर आप जीवन को सरल व सुखद बना सकते हैं। यह बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि मकान चौरस या आयताकारी अच्छा होता है, या मतलब रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो, वो प्लॉट ही ज्यादा बढ़िया होता है। किसी भी प्रकार का व्यवस्थित ज्ञान जो किन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हो, उसमें अवलोकन और प्रयोग द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हों तथा कारण और परिणाम में संबंध स्थापित किया जाता हो, वह विज्ञान कहलाता है। विज्ञान सार्वभौमिक होता है। वह अपने नियमों, सिद्धांतों, विधियों एवं तकनीकों आदि के साथ नए आयाम स्थापित करता है। यदि विज्ञान के उपयुक्त लक्षणों से वास्तुशास्त्र की तुलना की जाए तो वह इन पर खरा उतरता है, क्योंकि वास्तुशास्त्र विज्ञान का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन है। वास्तुशास्त्र के सिद्धांत 3 सिद्धांत हैं: अवलोकन, अनुसंधान और परीक्षण। ये वास्तुशास्त्र के 3 सिद्धांत हैं। और वास्तुशास्त्र जो है, जो वास्तुशास्त्र के सिद्धांत हैं वो सत्य हैं, सत्यापरक हैं। वास्तुकला के समस्त सिद्धांत कारण एवं परिभाषा का संबंध रखते हैं। अतः इस तुलनात्मक विश्लेषण से यह सिद्ध हो जाता है कि वास्तुशास्त्र शुद्ध विज्ञान भले ही ना हो, पर विज्ञान अवश्य है। वास्तुशास्त्र के नियम अत्यंत सूक्ष्म अध्ययन और विश्लेषण पर आधारित हैं। इन सिद्धांतों को पर्यावरण एवं प्रकृति परक बनाने के लिए सूर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों से संबंधित किया गया है। श्रुति का कथन है कि सूर्य सभी प्राणों का स्रोत है। ऋग्वेद में कहा गया है कि सूर्य की किरणों में रोगों को नष्ट करने की क्षमता एवं शक्ति होती है। यही कारण है कि वास्तुशास्त्र में पूर्व दिशा को काफी महत्व दिया गया है। वास्तुशास्त्र में सबसे ज्यादा महत्व भी 2 दिशाओं को दिया जाता है, पूर्व को और उत्तर को। इसके अलावा पृथ्वी की सतह को सूर्योदय एवं सूर्यास्त से परिकल्पित किया गया है, ताकि प्रातः काल उदय होने वाले भगवान भास्कर की रश्मियां मकान के प्रत्येक भाग में प्रवेश कर सकें। सूर्य के प्रकाश में भी समय अनुसार परिवर्तन आता रहता है, इसलिए शरीर पर दोपहर की सूर्य की किरणों का प्रभाव कम पड़े तो अच्छा है, क्योंकि सूर्य की किरणों में रेडियो धर्मता रहती है। वास्तुशास्त्र में इस सिद्धांत का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि वास्तुशास्त्र में धूप का किरणों का विशेष इसको ऊर्जा का ध्यान रखा जाता है। सूर्य की ऊर्जा को अधिक समय तक भवन में प्रभावी बनाए रखने के लिए ही दक्षिण और पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्व एवं उत्तर के भवन निर्माण तथा उसकी सतह को नीचा रखे जाने का प्रयास किया जाता है। जब भी मकान बनाते हैं, इसका दक्षिण और पश्चिमी हिस्सा ऊंचा रहता है और इसका पूर्व और उत्तर का हिस्सा नीचा रहता है।
ताकि प्रातःकालीन सूर्य रश्मियों में ज्यादा विटामिन डी तथा विटामिन एफ रहता है जो हमें मिल सके। वास्तुशास्त्र में भवन का पूर्वी एवं उत्तरी क्षेत्र खुला रखने का मुख्य कारण यही है कि प्रातःकालीन सूर्य रश्मियां भवन में आसानी से प्रविष्ट हो सकें। इसी प्रकार दक्षिण और पश्चिम में भवन क्षेत्र को ऊंचा रखने या मोटी दीवार बनाने के पीछे भी वास्तुशास्त्र का एक वैज्ञानिक तथ्य है, क्योंकि जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दक्षिण दिशा में करती है तो उस समय पृथ्वी विशेष कोणीय स्थिति लिए होती है। अतः इस भाग में अति भार होने से संतुलन बना रहता है और सूर्य के अति ताप से बचा जा सकता है। इस प्रकार इस भाग में गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्माहट बनी रहती है। अब आप कहोगे कि ये सारी चीजें जैन साहब क्यों पढ़ा रहे हो, इनका क्या मतलब है? इनका आगे हमारा लिंक बनेगा जो पंच तत्व का सिद्धांत है, जल अग्नि वायु आकाश, जो ये पंच तत्व हैं, इनसे हमारा आगे इन्हीं बातों का संबंध बनेगा, इसलिए ये बातें मैं दोहरा रहा हूं। खिड़कियों और दरवाजों के बारे में भी वास्तुशास्त्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, इसलिए भवन के दक्षिण या पश्चिम भाग में पूर्व या उत्तर की अपेक्षा छोटे एवं कम दरवाजे एवं खिड़कियां रखने के लिए कहा जाता है, ताकि गर्मियों में इस क्षेत्र के कमरे में ठंडक तथा सर्दियों में गर्माहट महसूस की जा सके। वास्तुशास्त्र में रसोई घर को आग्नेय यानी दक्षिण पूर्व दिशा में रखा जाना चाहिए। इसका वैज्ञानिक आधार है कि इस क्षेत्र में पूर्व से विटामिन युक्त प्रातःकालीन सूर्य की किरणें तथा दक्षिण से शुद्ध वायु का प्रवेश होता है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दक्षिण की ओर करती है। अब इस कोण की स्थिति के कारण भवन के इस भाग को विटामिन डी एवं विटामिन एफ से युक्त अल्ट्रावायलेट किरणें अधिक समय तक मिल सकें। इससे रसोई घर में रखी खाद्य सामग्री लंबे समय तक शुद्ध रहती है। वास्तुशास्त्र पूजा घर या आराधना स्थल से को उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में बनाने के लिए भी वैज्ञानिक तथ्य देता है। पूजा के समय हमारे शरीर में अपेक्षाकृत कम वस्त्र या पतले कपड़े होते हैं, ताकि प्रातःकालीन सूर्य रश्मियों के माध्यम से विटामिन डी हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से प्रविष्ट हो सके। उत्तरी क्षेत्र से हमें पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा का अनुभव होता है। इस क्षेत्र को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। उत्तर दिशा को सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा अंतरिक्ष से अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है। यही मुख्य कारण है कि मंदिरों एवं साधना स्थलों के प्रवेश द्वार इन्हीं दिशाओं में बनाए जाते हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था जी। हाँ जी। जो आपने बताया अभी, दक्षिण और पश्चिम का जो कोण है वो ऊंचा रख देते हैं, जिसको ऊंचा रखना नृत्य है। कोण बोलते हैं, नृत्य हाँ कोण जी। बोलते हैं। और हाँ जी। नृत्य कोण में जब आप विटामिन डी और एफ लेंगे तो पूर्व हाँ दिशा जी। से हमें एंट्री मिलेगी। तो वो ठंडा कैसे रहेगा, क्योंकि सूर्य तो उसी नहीं समय में घूमता घूमता उस चक्कर में नहीं घूमेगा। नहीं, सूर्य तो दोपहर में पहुंचेगा ना दक्षिण में। हाँ सूर्य जी। दक्षिणायन होता है, उत्तरायण होता है। सर्दियों में जी हाँ जी। दक्षिणायन होता है और गर्मियों में उत्तरायण होता है। जी तो मैंने मोटी दीवारें भी रखने को बोला है ना, पश्चिम में और दक्षिण में। जी, उसको ऊंचा रख देंगे तो वहां ठंडक कैसे रहेगी? ऊंचा रखने का अलग सिद्धांत है। ऊंचा रखने का अच्छा। नॉर्थ को ऊंचा रखने का, उसके ठंडक इसलिए रहेगी जो सूर्य की गर्म किरणें होंगी। जी जब सूर्य उत्तरायण होगा, उसकी ऊंचा रखने का ये सिद्धांत है कि उसकी गर्म किरणें भवन पे नहीं पड़ेंगी। जी, क्योंकि सूर्य तो एक ही चक्कर में घूमेगा। वो दक्षिण से घूमता घूमता वहां पर पहुंचेगा तो उस समय आसपास 4 बजे का टाइम होगा, 3 से हाँ 4 बजे हाँ का। हाँ हाँ जी। हमारे वायुमंडल में 20 प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के मतानुसार इनमें से 4 प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड हमारे शरीर की गतिविधियों को ऊर्जा प्रदान करने में अत्यंत सहायक होते हैं। वास्तुशास्त्र धन के लिए चुंबकीय क्षेत्र को उपयुक्त मानता है, क्योंकि वास्तुशास्त्र की मान्यता है कि यह क्षेत्र द्रव्य या मुद्रा को आकर्षित करता है। इसलिए किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक या व्यापारिक गतिविधियों में सम्मिलित होते समय
यह ध्यान रखें कि मुख उत्तर दिशा की तरफ हो। इस तथ्य के पीछे वैज्ञानिक मत है कि उत्तरी ध्रुव से सदा प्रवाहित होने वाली चुंबकीय धाराएं मानसिक क्रियाओं को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसमें स्मरण शक्ति में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होती है। बैंकिंग क्रियाकलापों के संदर्भ में वास्तुशास्त्र कहता है कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके चेकबुक, ड्राफ्ट या पासबुक को काम में लाना चाहिए। ये सभी वैज्ञानिक और ठोस प्रमाण वास्तुशास्त्र को विज्ञान प्रमाणित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज के युग में घर, मकान, दुकान, इमारत, आवासीय समूह, अपार्टमेंट, व्यवसायिक केंद्र, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एवं बहुमंजिले इमारतें वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों से जुड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। अगर इनके निर्माण में वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन नहीं किया जाता तो निर्माणाधीन भवन बनने से पूर्व ही धराशायी हो जाते हैं और सैकड़ों मजदूर उसके नीचे दब कर काल कलवित हो जाते हैं। यह सब वास्तु दोष का ही परिणाम होता है। रातों रात बनाई जाने वाली इमारतें चंद दिनों के मेहमान होती हैं, ये कटु सत्य है। भूकंप आने पर ऐसे मकानों और भवनों में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा हताहत या दुर्घटना के शिकार होते हैं, जिनकी नींव संरचना और आधार कमजोर होता है और जिनकी निर्माण सामग्री घटिया होती है। जब दीवारों और भूमि के बीच वास्तु दोष पैदा होता है तो बनने वाला घर घर ना रहकर जानलेवा खंडहर बन जाता है। वास्तव में वास्तुशास्त्र इन्हीं सब शंकाओं और दुश्चिंताओं का निवारण करता है। वास्तुकला कोई आधुनिक विषय नहीं है। युगों युगों से इसका कथन चलन देवता, मनुष्य और दानवों से जुड़ा रहा है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अंतर्गत पत्थर, लकड़ी से लेकर तांबा, पीतल, सोने, चांदी या लोहे तक के महल विश्वकर्मा ने बनवाए थे। वास्तुशास्त्र यह दावा नहीं करता कि वह आपका भाग्य बदल देगा, क्योंकि भाग्य अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। कई लोग कहते हैं ना कि भाई मैं वास्तु करवा ले तेरी किस्मत बदल जाएगी, तो उसके बीच में कुछ और भी फैक्टर काम करते हैं, उनको भी लिंक करना पड़ता है। यह आपको भाग्योदय के द्वार की ओर ले जाने में सहायक है। उसके लिए गृह निर्माण के समय वास्तुशास्त्र के नियमों एवं सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ऐसे में कष्टों तथा आपदाओं का निवारण होकर सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, संतान एवं भू संपत्ति आदि प्राप्त होते हैं। मनुष्य का भाग्य पूर्व में किए गए कर्मों का ही परिणाम है। हमारा जो भाग्य है, जो हमने पहले पूर्व जन्मों में प्रारब्ध किए हैं, जो कार्य किए हैं, ये उन्हीं कर्मों का परिणाम है कि आज जहां पर हम हैं उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, और कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। यह जीवन रूपी गाड़ी निरंतर चलती रहती है, कभी समतल तो कभी उबड़ खाबड़ एवं दुर्गम रास्तों पर। वास्तुशास्त्र ही इन दुर्लभ और दुर्गम रास्तों को समतल में बदलता है। कुछ लोग वास्तुशास्त्र से अनभिज्ञ होकर या इसका तिरस्कार कर स्वयं ही असफलता की राह पर चल देते हैं, जबकि वास्तुशास्त्र द्वारा आसानी से सफलता प्राप्त की जा सकती है। अब जी एक दूसरी थ्योरी है वास्तुशास्त्र के, वास्तु पुरुष के पैदा होने की। एक थ्योरी तो मैं आपको बता चुका, तो एक थ्योरी और है वास्तुशास्त्र के पैदा होने की। हमारे देश में ऋषि मुनियों व विद्वानों ने मनुष्य की भलाई के लिए जिस कार्य को लाभदायक और उचित समझा, उसे धर्म का चोला पहनाकर समाज के सामने प्रस्तुत कर दिया। जो चीज समाज के लिए लाभकारक है, समाज उसे ऐसे माने या ना माने, अगर हम उसको धार्मिक चोला पहना देते हैं, धार्मिक रूप दे देते हैं, तो लोग उसे मानने लग जाते हैं। सामान्य देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाला हो, अपनी धार्मिक परंपराओं को तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। साथ ही हमारी मानसिकता भी कुछ ऐसी होती है कि जब कोई पुराने ग्रंथों का वास्ता देकर बात करता है तो हमें भी उस पर शीघ्र विश्वास हो जाता है। इसलिए जब ऋषि मुनियों ने पाया कि वास्तु अनुरूप भवन में रहने से कई लाभ हैं, तब जन समुदाय के लिए वास्तु देवता की परिकल्पना की गई, ताकि वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन कर मानव सुखद एवं सरल जीवन व्यतीत कर सके। वास्तु पुरुष
या वास्तु देवता। एक निर्मित भवन का अधिष्ठाता होता है, मतलब उसका वो मालिक होता है एक तरह से। वास्तुशास्त्र के प्राचीन ग्रंथों में वास्तु पुरुष की उत्पत्ति के संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि वास्तुदेव का शरीर स्वर्ण वर्ण का है, सुनहरे रंग का है। वास्तु पुरुष का शरीर जो सुनहरे रंग का कहा गया है। उनके शरीर से लालिमा प्रस्फुटित होती रहती है, उनके शरीर से लालिमा निकलती है। कानों में श्रेष्ठ आभायुक्त कुंडल है। ये उसकी परिकल्पना की गई है कि उसका रंग सुनहरा है, उससे लाल किरणें निकलती हैं, उसके कानों में बढ़िया कुंडल डले हुए हैं, उसका मुख अत्यंत शांत है और उसका वेश सौभाग्यशाली और सुंदर है। उसके हाथ में एक दंड की परिकल्पना की गई है कि उसके हाथ में एक दंड भी दे रखा है प्रकृति ने। सब लोगों के आश्रय विश्व के बीज हैं। जो भी उन्हें प्रणाम करता है उसके भय को वास्तुदेव नष्ट कर देते हैं। जो निर्धन है उसे धन संपदा प्रदान करते हैं। भवन निर्माण के समय ऐसे वास्तु पुरुष का ध्यान करना चाहिए। वास्तु पुरुष की उत्पत्ति के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं। एक किंवदंती के अनुसार एक समय, ये मैंने आपको सुना दिया अंधकासुर वाला। अब इसकी दूसरी स्टोरी सुन लो कि वैदिक युग के आरंभ में स्वर्ग के अंदर एक विशाल शरीरधारी प्राणी ने जन्म लिया। पहले तो हमने एक ये कथा सुनी थी कि जब शंकर जी और अंधकासुर का युद्ध हो रहा था तो शंकर जी के पसीने की बूंद से वास्तु पुरुष उत्पन्न हुआ था। अब एक दूसरी और कथा चली हुई है कि वैदिक युग के आरंभ में स्वर्ग के अंदर एक विशालधारी प्राणी ने जन्म लिया, जिसे देखकर देवगण और इंद्र आदि सब भयभीत एवं चिंता मगन हो गए। जन्म के समय ही उसका शरीर एक व्यस्त व्यक्ति के समान था। जब वो पैदा हुआ वास्तु पुरुष कहते हैं स्वर्ग में, तो पूरे आदमी जितना पैदा, बच्चे जैसा शरीर नहीं था उसका। दिन प्रतिदिन ज्यों ज्यों बीतते जाते इसका शरीर भी बड़ा आकार लेता जाता। धीरे धीरे उसका शरीर इतना बढ़ गया कि उसे इंद्रलोक के स्वर्णिक भवनों में रखना दुभर हो गया। यह एक ऐसी समस्या थी जिसने देवताओं की रातों की नींद उड़ा दी। देवताओं को यह खतरा हो गया कि ये तो हमारी सारी जगह ये घेर लेगा, हम कहाँ रहेंगे। यह सब सोचकर भयभीत होने लगे कि आखिर इसके शरीर तुल्य भवन का निर्माण कहाँ कराया जाए। इस विशालकाय देहधारी प्राणी से छुटकारा पाने के लिए देवताओं ने भूमि में एक विशाल गड्ढा खुदवाया और उस विशालकाय प्राणी के हाथ पैरों को मोड़कर भूमि में गाड़ दिया और भूमि में गड़े उस विशाल पुरुष का नाम वास्तु पुरुष रख दिया। ये दूसरी कथा है वास्तु पुरुष की। इस वास्तु पुरुष का सिर, अब इस वास्तु पुरुष का सिर किधर है? हाँ जी गौरव जी, आपने देखा होगा ईशान, कई ईशान चित्रों में। कोण की तरफ, ईशान कोण की तरफ। वास्तु पुरुष का सिर उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण की ओर था। उसका दाहिना घुटना और कोहनी पश्चिमी यानी वायव्य कोण की तरफ थी। पैर और मल द्वार दक्षिण दिशा की ओर थे। बायां घुटना और बायां हाथ पूर्व की ओर था। देवताओं के इस कृत्य का सीधा अर्थ यही लगाया जा सकता है कि शरीर का अत्यधिक विशाल होना या जनसंख्या का बहुत बढ़ जाना मानव अस्तित्व के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। ज्यों ज्यों इस वास्तु पुरुष का शरीर इस पृथ्वी पर बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों धरती पर मनुष्य के रहने का स्थान भी घटता जाएगा। वास्तु पुरुष का शरीर जैसे जैसे बढ़ेगा, हमारी आबादी भी बढ़ेगी और आदमी के रहने की जगह भी घटती जाएगी। वैसे तो घट हो ही गई है, फ्लैटों में चले गए। जी जी जी, वही तो आगे वही बता रहे हैं। उसके लिए गगनचुंबी अट्टालिकाएं उसी के विनाश का कारण बनेंगी। आज के समय में जब चारों तरफ आवास की समस्या, मनुष्य समाज के प्रत्येक सदस्य न्यूनाधिक परेशान है। आज अपने घर के लिए कोई
ज्यादा परेशान है, कोई कम परेशान है, जिसके लिए छोटा है उसको बड़ा चाहिए, जिसके पास नहीं है वो कहता छोटा भी बन जाए। तो यही प्रकट होता है कि वैदिक काल के विशाल देहधारी वास्तु पुरुष का आकार बढ़ता जा रहा है। इसी कारण आज प्रतिदिन चारों ओर लाखों मकान बन रहे हैं, फिर भी आवास की समस्या समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। इसी वास्तु पुरुष के शयनागार स्थिति के अनुसार वास्तुशास्त्र का निर्माण हुआ है। वास्तुशास्त्र जहां भवन निर्माण की युक्ति संगत विवेचना करता है, वहीं उन वास्तु दोषों से निवृत्ति की चर्चा भी करता है जिनके उपायों का प्रभाव चमत्कार पूर्ण होता है। ये कहते हैं कि वास्तु के जो भी हम उपाय कराते हैं उनका प्रभाव चमत्कारी प्रभाव होता है। यदि कोई यह चाहता है कि उसके घर में लक्ष्मी सदा विराजमान रहे, तो उसे विश्वकर्मा द्वारा निर्देशित वास्तुशास्त्र अनुसार अपने ग्रह का निर्माण करवाना चाहिए। वास्तुशास्त्र की यह धारणा है कि वास्तु पुरुष हर 3 महीने में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेता है। ये तो सुना ही होगा गौरव जी आपने कि किस किस दिशा में अपनी दिशा परिवर्तित करता है। इसका मतलब जो वास्तु पुरुष का मल द्वार है जहाँ पर, तो इसका जी मतलब राहु केतु भी वही है। जी, राहु केतु वहीं पे है जी। ये हम ग्रहों से जोड़ेंगे इनको, अभी जी ग्रहों से जी, आगे आगे चल के जोड़ते जोड़ेंगे। हाँ, ग्रहों को हैं। आगे जोड़ेंगे। अब वास्तु पुरुष जो दिशा परिवर्तन करता है किस किस महीने में करता है, ये आप लोगों ने नोट करनी है तो कर लो। मैं इंग्लिश महीने भी लिखवा देता हूँ, देसी महीने भी लिखवा देता जी आप हूँ। बोल दीजिए, बाद में इसका नोट्स तैयार कर देंगे जी। ठीक है। देसी महीना है भादों, अश्विन और कार्तिक। ये टाइम है 16 अगस्त से लेकर 15 नवंबर तक का। जी उस वक्त वास्तु पुरुष का सिर होता है पूर्व में, जी पांव होते हैं पश्चिम में, और जी उसकी दृष्टि होती है दक्षिण में। जी मतलब सिर पूर्व में है, पांव पश्चिम में है, और वो देख रहा है दक्षिण की तरफ। फिर दूसरा, जब ये अपनी स्थिति बदलता है तो मार्गशीर्ष, पौष और माघ, ये 3 देसी महीने हैं। ये टाइम होता है 16 नवंबर से लेकर 15 फरवरी तक का। उस वक्त इसका सिर दक्षिण में होता है, पांव उत्तर की ओर होते हैं, और दृष्टि इसकी पश्चिम की ओर होती है। फिर तीसरा महीना, तीसरा इसका जो साइकिल है वो है जी फागुन, चैत्र और वैशाख। ये टाइम है 16 फरवरी से लेकर 15 मई तक का। ये 3 महीने। फिर इसका आ जाता है पश्चिम में, पांव आ जाते हैं पूर्व में, और इसकी नजर चली जाती है उत्तर की तरफ। फिर चौथा सर्कल इसका जो है 16 मई से लेकर 15 अगस्त, महीना होता है ज्येष्ठ, आषाढ़ और भाद्र, श्रावण। सिर उत्तर में चला जाता है, पांव दक्षिण में चले जाते हैं, और इसकी निगाह चली जाती है पूर्व की तरफ। वास्तु पुरुष की दृष्टि जिस मास में जिस दिशा में होती है, उस दिशा में कुआं, तालाब या जलाशय आदि ऐसा निर्माण कार्य जिसमें जल संग्रह होता है निषेध माना जाता है। जिस महीने में जिस दिशा में इसकी दृष्टि होती है, मतलब जैसे दृष्टि पहले इसकी दक्षिण में होती है, फिर पश्चिम में होती है, फिर उत्तर में होती है, फिर पूर्व में होती है, तो जिस तरफ इसकी दृष्टि होती है उन 3 महीनों में उस साइड में कुआं खुदवाना, तालाब बनवाना, या कोई जलाशय बनवाना, या कोई ऐसी टंकी बनवानी जिसमें पानी इकट्ठा होता हो, इसको निषेध माना गया है। वो नहीं बनवाना चाहिए, वो वास्तु के हिसाब से अशुभ होता है। भवन निर्माण संबंधी किसी भी कार्य में वास्तु पूजन करना आवश्यक है। जो व्यक्ति वास्तु पूजन नहीं कराते वे सारा जीवन सुख समृद्धि और मानसिक शांति से वंचित रहते हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। भूखंड में वास्तु पूजन किस दिशा में किया जाना चाहिए, वह इस बात पर निर्भर रहता है कि सूर्य किस राशि में स्थित है। उस समय का। हाँ जी, वो पहले ये देखेंगे कि सूर्य किस राशि में स्थित है, तो उस दिशा में
वास्तु का पूजन किया जाएगा। अब मैं आपको तालिका दे रहा हूं कि सूर्य जिन जिन राशि में होगा उस वक्त किस राशि में वास्तु पूजन होगा। जब सूर्य सिंह कन्या तुला राशि नंबर 5, 6, 7, वही 3 महीने हो गए ना जी। जी सिंह कन्या तुल्या 5, 6, 7 नंबर राशि, दिशा इसकी नैऋत्य कौन होगी। नैऋत्य मतलब दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। इस महीने में अगर कोई निर्माण होगा तो साउथ वेस्ट की तरफ आपको वास्तु पूजन करवाना है। फिर आ गया वृश्चिक, धनु और मकर राशि नंबर 8, 9, 10। उस वक्त इसकी निगाह होती है वायव्य कोण में। सर जी, वायव्य सर जी, कोण 5, 6, 10 वायव्य कौन होगा और 8, हाँ 9, 10 नृत्य कौन होगा? नहीं जी, नैऋत्य कोण 5, 6, 7 होगा दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट तो होगा सर, कुंडली के हिसाब से 8, 9, 10। नहीं, वास्तु में 5, 6, 7 सिंह कन्या तुला महीने को महीने नैऋत्य में कोण जी, माना। हम महीने में लेंगे ना जी। मैं हाँ, मैं इसको राशि, जब सूर्य का गोचर देखो ना आप, सर वही है जब ना जी, सूर्य 5, सिंह 6, राशि 10। में गोचर कर रहा हो, कन्या में गोचर कर रहा हो, तुला में गोचर कर रहा हो, वही तो कह रहा हूँ इन जी, तीन वायव्य राशि में कौन में जो, होगा जी, वायव्य कौन नहीं में। सर, नैऋत्य कोण में है मेरे पास। ठीक है और जी। जब वृश्चिक, धनु, मकर में गोचर करेगा 8वीं, 9वीं, 10वीं राशि, तो वायव्य कोण होगा नॉर्थ वेस्ट। फिर 11वीं, 12वीं और पहली राशि कुंभ, मीन, मेष, तब ये होगा ईशान कोण। ये सबसे शुभ गिना गया है जब सूर्य कुंभ, मीन या मेष राशि में हो, और तब इसकी दृष्टि नॉर्थ ईस्ट में होती है वास्तु पुरुष की। ये सबसे बढ़िया गिनी गई है। फिर राशि आगे जी, वृष, मिथुन, कर्क, 2 नंबर राशि, 3 नंबर राशि, 4 नंबर राशि। तब इसकी निगाह होगी आग्नेय कोण में, यानी कि साउथ ईस्ट में। और ये बता दिया आपको। अब आगे किन अवसरों पर वास्तु पुरुष का पूजन करना चाहिए। तो वास्तु पुरुष का पूजन किन किन मौकों पे करना जरूरी है। वास्तु पुरुष के पूजन का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज भी बहुत से लोग वास्तु पुरुष का अर्थ नहीं समझते। उन्हें नहीं मालूम कि वास्तु पुरुष कौन है, किसे कहा जाता है वास्तु पुरुष, वह कोई देवता है या मनुष्य, इसकी जानकारी तक उन्हें नहीं है। वास्तु पुरुष की पूजा कब और किन अवसरों पर करनी चाहिए, इसका उल्लेख निम्नलिखित है। गृह निर्माण से पूर्व वास्तु पुरुष का पूजन करना आवश्यक है। घर बनाने से पहले वास्तु पुरुष का पूजन करना जरूरी है। दहलीज पूजन के समय, जब दहलीज पूजते हैं हम, मकान पूरा होने पर, फिर गृह प्रवेश के समय वास्तु पुरुष का पूजन करना चाहिए। या किसी टूटे फूटे मकान को हम मरम्मत करके उसको ठीक करते हैं और उसमें हमने गृह प्रवेश करना है, तो वास्तु पुरुष का पूजन करके ही उसमें गृह प्रवेश करना है हमने। और फिर क्या है, जो जो मकान बिजली गिरने से या आग लगने से जल जाते हैं और उसमें हमने फिर रिपेयर करा के दोबारा प्रवेश करना है, तब वास्तु पुरुष का पूजन होगा। या जिस घर में सांप, चंडाल और उल्लू से युक्त खाली पड़े मकान पड़ा हो, वो मकान हमने खरीद लिया, जो वह हमारा अपना है, और आपको पता जब उजाड़ होता है मकान तो ये जानवर उसमें घुस जाते हैं, तो उसमें जब वो हम रिपेयर करा के दोबारा प्रवेश करेंगे, गृह प्रवेश करेंगे, उस समय वास्तु पूजन करवाना जरूरी है। और या 10 दिनों तक जिस घर में कौवों का एक छत्र राज्य, मतलब कौवों का वास 10 दिन तक लगातार रहा हो। और कौवे कहाँ वास करते हैं जी, कौवों का आपको पता कहाँ वास करते हैं। कौवे बिल्कुल निर्जन स्थान पे, जो बिल्कुल
खंडर स्थान हो वहां रहते हैं। तो वैसे मकान में जब रिपेयर करा के हम गृह प्रवेश करेंगे तो वास्तु पूजन होगा। रात के समय जिस घर में जंगली जानवर बिल्लियों की तेज गर्जना के साथ लड़ते हों, जिस घर में जंगली कबूतरों का वास हो, मधुमक्खियों के छत्ते हों, ऐसे घर जब भी हम खरीदेंगे, उनको जब भी रिपेयर कराएंगे, उनको दोबारा बनाएंगे, मतलब अपने हिसाब से उसकी रिपेयर करेंगे, तो दोबारा उस भवन में जब हमने जाना हो तो फिर वास्तु पुरुष का पूजन होगा। ये इस चीजें इसलिए बताई गई हैं कि सिर्फ ये नहीं कि जब मकान की नींव हम खोद रहे हैं तो तभी भूमि पूजन होगा या वास्तु पूजन होगा, या जिस मकान में स्त्रियां आपस में लड़ती अथवा रोती रही हों, ऐसी अनेक प्रकार के दूषित मकानों में पुनः प्रवेश करते समय वास्तु पुरुष का पूजन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त ये तो हो गया कि अशुभ चीजें हमने खरीद ली तब वास्तु पुरुष का पूजन करना है, उसके रिपेयर करा के। अब शुभ अवसरों पे भी वास्तु पुरुष का पूजन करना चाहिए। जैन सर, इसमें छोटा सा क्वेश्चन था कि मकान जी किराए पे लेना है जी तो उसमें वास्तु पूजन होना चाहिए? हाँ जी, वास्तव मकान तो मकान गौरव जी जो उसमें रहेगा नीरज जी, वो हाँ जी। मकान उसके अनुसार ही वास्तु का रिजल्ट देगा। उसका रिजल्ट या उसका अच्छा या बुरा रिजल्ट मालिक पे नहीं जाएगा, किराएदार पे जाएगा। उसको यूज किराएदार कर रहा है। मैं वही कह रहा था कि मकान अगर हमें किराए पे लेना है, मकान हाँ किराएदार ने लिया, वो मकान तो काफी टाइम से, मान लो 6 महीने से 1 साल से बंद पड़ा है। हाँ जी, तो आप हवन करा के तो प्रवेश करोगे ना उसमें, जी जी तो उसमें 11 होतियां वास्तु पुरुष के नाम की पंडित जी से डलवा दो। जी जी जी। तो असूलन तो ये है कि मकान किराए के अगर मकान वो में छत पर उजाड़ वास्तु पड़ा पूजन तो करा ही वास्तु, दो। अगर वो उजाड़ पड़ा मकान साल से 6 महीने से, जो मकान मालिक है आपको तो रिपेयर करा के देगा ना, जी जी आपको तो वो रिपेयर करा के ही देगा ना। जी तो जी जी। आप जब भी किसी में गृह चाहे हम दुकान किराए पे लेते हैं या हम दुकान शुरू हम्म। करते हैं मुहूर्त करते हैं, तो हम हवन तो करवाते हैं ना। ऐसा नीरज जी, जब हम मकान लेंगे ना जी, हाँ जी। चाहे किराए का कुछ भी हो, उसका शुद्धिकरण करना हमारा फर्ज है। और जो वास्तु है, वास्तु में हम लोग उस वास्तु पुरुष के नाम से जो उसके मंत्रों का उच्चारण करते हुए ये चीजें हम भाई करेंगे। उसको उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया हुआ है कि आदमी तेरे खाने का इंतजाम आदमी खुद करेगा, नहीं तो वो भुगतेगा। जी जी ठीक है जी। जी फिर फिर शुभ अवसरों पे कब कब वास्तु पुरुष का पूजन करना चाहिए? पुत्र के जन्म पे, पुत्र के जन्म पे हम हवन करते हैं, उसे पंडित जी से वास्तु पूजन करवा लो, साथ के साथ उसमें वास्तु की आहुतियां डलवा दो। यज्ञोपवीत के अवसर पर या विवाह महोत्सव के अवसर पर भी वास्तु पुरुष की पूजा विधि विधान से करना चाहिए। शुभ यानी अवसर के कहने का मतलब घर लिए में कोई शुभ अवसर पर हवन हो रहा है तो उसके साथ ही हाँ, वास्तु पुरुष का भी हुतियां डाल दें। इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होकर सुख शांति एवं कल्याण की स्थापना होती है। अब आ जाओ जी, हम आप आते हैं 5 एलिमेंट थ्योरी पे। यस जी। नेक्स्ट चैप्टर अपना है 5 एलिमेंट थ्योरी। अब 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं जी? अग्नि, पृथ्वी, जल, अग्नि वायु। अग्नि वायु जल आकाश और पृथ्वी। जी ठीक है जी। मनुष्य जीवन में पांचों तत्वों का बड़ा महत्व है। इनके द्वारा हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा आदि आंतरिक तत्व प्राप्त करता है, जबकि गर्मी, प्रकाश, ध्वनि एवं वायु द्वारा ब्रह्म शक्ति ग्रहण करता है, बाह्य शक्ति ग्रहण करता है। प्रकृति के विरुद्ध आचरण करने से इनका संतुलन गड़बड़ा जाता है। जब भी इनका संतुलन हमारे शरीर में गड़बड़ाता है तो हमारा शरीर खराब हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं। और प्रकृति में जब इनका संतुलन गड़बड़ाता है
तो भूकंप आते हैं, तूफान आते हैं, बारिश ज्यादा आती है, बाढ़ आती है। तो इस असंतुलन से हमारी ऊर्जाएं विभिन्न दिशा अपना लेती हैं। इस असंतुलन से जिस दबाव, तनाव और अस्वस्थता पैदा होकर मस्तिष्क में अशांति छा जाती है। जब ये पांचों एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट हमारी बॉडी में डिस्टर्ब होगा तो हम बेचैन हो जाएंगे। और इसी प्रकार जब प्रकृति में संतुलन उत्पन्न होता है तो तूफान, बाढ़, अग्निकांड तथा भूकंप आदि अपना तांडव दिखाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि पांचों तत्वों का संतुलन बनाए रखा जाए ताकि हम सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। भवन निर्माण की सामग्री भी इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर ही बनती है। हाँ जी सर, अगर हमें ईंट बनानी हो तो ये पांचों चीजें लगेंगी, सीमेंट बनानी हो तब ये पांचों चीजें लगेंगी। यदि भवन निर्माण में इन तत्वों का उचित संतुलन नहीं होता तो उसमें निवास करने वाला मानव सुख शांति से नहीं रह पाएगा। उसे सदैव अशांति, क्लेश, आर्थिक क्षति, रोग तथा मानसिक बंध आदि समस्याएं घेरे रखेंगी। अब पांच तत्वों की पहचान किस चीज से होगी, किस किस चीज से हम पहचान करेंगे? इन तत्वों की पहचान के लिए भगवान ने हमें अपनी ज्ञानेंद्रियां दी हैं, कर्मेंद्रियां दी हैं। अग्नि को हम किस चीज के द्वारा पहचानेंगे? आंख को। आंख को हम देखते हैं आंख के द्वारा। फिर आगे वायु। वायु को हमें कैसे महसूस करेंगे? वायु हमें महसूस होती है स्पर्श। स्पर्श क्या होता है? स्पर्श हमारी त्वचा पे जब ये स्पर्श करती है जी। और जल को हम करेंगे जीवा से पहचानेंगे, ये कड़वा है, खट्टा है, खारा है, मीठा है, ये जीवा द्वारा पहचाना जाएगा। और आकाश, आकाश हम शब्द, हमारे शब्द गूंजते हैं आकाश में। और पृथ्वी गंध से पहचानी जाती है, पृथ्वी की स्मेल कैसी है। अब जिस प्रकार सृष्टि में पंच तत्वों की प्रधानता है उसी प्रकार हमारे शरीर में भी पांच तत्व विद्यमान है। शरीर में ये पांच तत्व कैसे कैसे हैं जी? जल तत्व किस रूप में है? जो हमारे शरीर से पसीना निकलता है, वो अगर शरीर में जल है तभी पसीना निकलता है ना जी। शरीर में अगर जल नहीं होगा तो पसीना कहाँ से निकलेगा? और दूसरा आ गया पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व हो गया हमारी मांस मज्जा। फिर आ गया अग्नि तत्व। अग्नि का हमें कैसे पहचान होती है? हमारी जठराग्नि से। हमारी जो भोजन को पचाने की अग्नि है, अग्नि बिना तो कहते हैं ना जी, अग्नि डिस्टर्ब हो गई, आपके शरीर का टेम्परेचर डिस्टर्ब हो गया तो भोजन नहीं पचेगा। टेम्परेचर को भी डॉक्टर लोग कहते हैं ना 36 डिग्री पे बॉडी का टेम्परेचर 98.6 होना चाहिए जी। वायु तत्व को हम पहचानते हैं श्वास से, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो हवा बाहर निकलती है। और क्रोधावस्था में आदमी के नेत्र अग्नि के समान दिखाई देते हैं। जब आदमी गुस्से में होता है तो उसके नेत्र अग्नि के समान दिखाई देते हैं। और वायु दिखाई नहीं देती। वायु को तो महसूस ही किया जा सकता है ना, वायु दिखाई नहीं देती। मानव शरीर के स्पर्श से उसे अनुभव किया जा सकता है। जैसे फुटबॉल में हवा भरकर खाली ब्लेडर तथा हवा से भरे ब्लेडर से अंतर ज्ञात हो जाता है। एक ब्लेडर का खाली का वजन देख लो और उसमें हम हवा भर दें तब उसका वजन देख लो, तो आपको पता चलेगा कि हवा का भी कुछ वजन उसमें मिक्स हो गया। इसका हमारे शरीर में अग्नि कैसी है? अग्नि का एक एग्जांपल दिया जाता है कि लाजवंती का जो पौधा होता है, लाजवंती के पौधे को हम अंगुली से भी छू दें तो वो मुरझा जाता है। वो क्यों मुरझा जाता है? वो ताप नहीं सहन कर पाता बिल्कुल भी। तो वो उससे पता चलता है कि हमारे शरीर में ताप है। कहने का मेन मकसद मेरा यही है जी
हमारी अंदरूनी या बाहरी ऊर्जा में असंतुलन होने पर अनिष्ट कारक बन जाता है। यह तत्व संतुलन हम वास्तुनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ होकर सम्मिलित ध्यान साधना द्वारा ला सकते हैं। प्रकृति में ये 5 महातत्व एक निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं। सृष्टि में इन 5 महातत्व का संतुलन बना है, जिन्हें 5 महाभूत भी कहा जाता है। इनका संतुलन बिगड़ना महाविनाशकारी है। उदाहरण के लिए प्रकृति में वायु तत्व की वृद्धि आंधी तूफान को जन्म देगी, तो जल तत्व की वृद्धि बाढ़ की स्थिति पैदा करेगी। अग्नि तत्व बढ़ेगी, अनावृष्टि व अकाल के कारण धन जन की हानि होगी। आकाश की वृद्धि शून्यता, रिक्तता या बंजर भूमि का संकेत देती है। पृथ्वी तत्व का संतुलन चट्टान खिसकने से हुई दुर्घटना का संकेत, पुल या बांध टूटने से तबाही का संकेत देता है। अब ये जो हमारी ये 5 तत्व हैं, इसके कारक तत्व कौन से हैं, इनकी धातु कौन सी है, इनका ग्रह कौन सा है और इनका किस किस चीज पे अधिकार है, ये चीज मैं चाहूंगा कि आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम लेते हैं आकाश को। आकाश का कारक तत्व क्या है? आकाश का कारक तत्व है शब्द, और आकाश की धातु है वात और कफ, और ग्रह है आकाश का गुरु, और इसका अधिकार किस चीज पे है? हमारे में जो आशा है, उत्साह है, इस चीज पे आकाश तत्व का अधिकार है। दूसरा तत्व है वायु। वायु का कारक तत्व अभी गौरव जी ने बताया था कि स्पर्श, कारक तत्व इसका स्पर्श हो गया। उसकी धातु क्या है? वात। उसका ग्रह कौन सा है? शनि। और उसका अधिकार किस चीज के है? हमारी सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया पे वायु का अधिकार है। फिर तीसरा तत्व है जी अग्नि। अग्नि का कारक तत्व क्या है? रूप। हम कहते हैं ना इसके चेहरे पे बड़ा तेज है, तेज उसके ही होगा ना जिसके शरीर में गर्मी होगी, अग्नि होगी उसके शरीर में। उसकी धातु है जी पित्त। तो अग्नि 2 ग्रहों को रिप्रेजेंट करती है जी, एक तो सूर्य को और एक मंगल को। ये दोनों ही गर्म ग्रह गिने गए हैं। और अग्नि का अधिकार किसके है? अग्नि का अधिकार है हमारी जीवन शक्ति पे। अगर हमारे शरीर से अग्नि खत्म होगी, हमारी जीवन शक्ति खत्म है। आदमी ठंडा पड़ गया मतलब आदमी खत्म, अग्नि खत्म उसमें। फिर 5वां तत्व आ गया जी पृथ्वी। इसका कारक तत्व है गंध, सुगंध। इसकी धातु कौन सी है? इसकी धातु तीनों है जी, वात पित्त कफ। तीनों धातु पृथ्वी से रिलेटेड है। और पृथ्वी का ग्रह है बुध। जल रह गया पहले, चलो पृथ्वी का बता देता हूं पहले जी। इसका ग्रह है बुध, और इसका हमारे शरीर के किस किस चीज पे अधिकार है? हमारी हड्डियों पे और हमारे शरीर के मांस पे। क्योंकि जब हमारी हड्डियां और मांस गल जाना तो मिट्टी बननी है। अब जल रह गया था बीच में सर। जल का कारक तत्व है रस, और जल की धातु है कफ। और जल का ग्रह जल का कौन है? चंद्रमा और शुक्र। और इसका जल का अधिकार किस चीज पे है? हमारे शरीर में खून पे इसका अधिकार है। किस पे जी? खून पे, रक्त। अच्छा, ब्लड 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 पे। ठीक। ठीक है जी। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि
आ, आ, आम मतलब वैसे तो हम मेन 4 दिशाएं मानते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, परंतु वास्तुशास्त्रियों ने इसकी 8 दिशाएं बनाई। अब कौन सी दिशा पे किस तत्व का अधिकार है, ये लिख लीजिए आप। सबसे पहले लिख लीजिए जल। जल तत्व मतलब ये आकाश, आकाश हो गया ना, इसमें उत्तर और ईशान, जल तत्व का उत्तर दिशा पे और नॉर्थ ईस्ट पे ये जल का अधिकार है। और ये उत्तर और ईशान हम जल की दिशा ही गिनते हैं, इन दिशा में जल शुभ माना गया है। फिर दूसरी दिशा आ गई जी ईस्ट और साउथ ईस्ट। ईस्ट और साउथ ईस्ट पे अग्नि तत्व का अधिकार है। फिर आ गई जी साउथ एंड साउथ वेस्ट, दक्षिण एंड नैऋत्य, इस पे अधिकार है जी पृथ्वी तत्व का। क्योंकि हम कहते हैं ना दक्षिण, मकान का दक्षिण हमेशा भारी रहना चाहिए, चाहे मकान है, चाहे दुकान है, चाहे फैक्ट्री है, उसकी दक्षिण दिशा हमेशा नॉर्थ, साउथ वेस्ट और साउथ भारी रहना चाहिए। वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। फिर आ गई वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये एयर, वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सेंटर आ गया, सेंटर को, सेंटर रिप्रेजेंट करता है आकाश को। ठीक है सर, ये चीजें कर ली नोट। अब मैं आगे चल रहा हूं जी। संपूर्ण ब्रह्मांड, चाहे नक्षत्र, ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, जीवन का कोई भी रूप हो, वह इन 5 तत्वों से ही साकार होता है। जो भी बिल्डिंग या भवन या घर वगैरह हम बनाते हैं, वो भी इन 5 तत्वों से ही तत्वों से ही बनते हैं। भले इन 5 तत्वों का अनुपात प्रत्येक भवन में ज्यादा या कम हो सकता है, पर इन 5 तत्वों के बिना घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, भवन कुछ नहीं बन सकता, स्कूल, कॉलेज कुछ नहीं बन सकता। क्योंकि प्रत्येक दिशा एक विशेष तत्व को रिप्रेजेंट करती है। मैंने अभी आपको दिखा दिया जो भी दिशा किस तत्व को रिप्रेजेंट करती है, जो इन भवन में रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित एवं संचालित करती है। इन तत्वों का संतुलन इसमें रहने वाले लोगों को जीवन में वृद्धि और लाभ देता है। और अगर इन 5 तत्वों का संतुलन हो तो व्यक्ति समस्याओं एवं परेशानियों से घिरा रहता है। इन 5 तत्वों का संतुलन बिठाना भवन में वही वास्तु है। हमारे शरीर में भी संतुलन बिठाना और भवन में संतुलन बिठाना वही वास्तु है। आयुर्वेद में इसको क्या किया गया, आयुर्वेद और योग में इन 5 तत्वों को त्रिदोष, त्रिदोष कौन कौन से हो गए, वात, पित्त, कफ और त्रिगुण। त्रिगुण कौन से हुए, सत्य, सात्विक, राजसी एवं तामसी के रूप में जाना जाता है जी। ठीक है ठीक है ठीक है। वास्तु में एलिमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो चीज हम देखते हैं वह निर्जीव हो या सजीव, वह 5 मुख्य तत्वों से ही मिलकर बनी है। अगर 5 तत्व बैलेंस होंगे तो वो चीज
सरवाइव करती है, वरना वो चीज स्वयं खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। अगर शीशे के गिलास में हम पानी को देखते हैं तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होता है जी? हमारा ऑब्जर्वेशन ये होता है कि पानी ट्रांसपेरेंट है। शीशे के गिलास में देखते हैं तो एकदम ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है पानी, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। असल में हमें पानी का रंग तब पता चलता है जब हम कभी थोड़ा अपने वायुमंडल में थोड़ा हम ऊपर जाते हैं, समुद्र से पानी को देखते हैं, आकाश से समुद्र को देखते हैं, तो समुद्र नीला नजर आता है। या तो नीला रंग दिखाई देता है पानी का, या ग्रीन कलर नजर आता है। ये दोनों पानी के असली कलर हैं, ग्रीन या ब्लू। अब हम इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। अब हम अगर बाजार जाते हैं तो हमें बाजार में पीने के पानी की कई ब्रांड की बोतलें नजर आती हैं। आप जाते हैं, कोई बिस्लेरी लेके बैठा है, कोई नए नए ब्रांड, बाजार में हमें कई ब्रांड की बोतलें नजर आती हैं। और पहली दफा हम गए, हमें मान लो बाजार में 10 ब्रांड नजर आए। कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद हम बाजार में जाते हैं तो जो आपने जो ब्रांड कई देखे थे, लाल पीली नीली बोतलों में थे, या उनके लाल पीले नीले लेबल थे, वो बाजार से गायब हो गई। गायब होगी मतलब वो बिकनी बंद हो गई, उनकी बिक्री बंद हो गई। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उनको बनाने वाली कंपनियां भी बंद हो गई। अब इसका क्या कारण है? अब बिस्लेरी पे आपने देखा होगा, बिस्लेरी पे लेबल किस कलर का लगा हुआ है सर? बिस्लेरी पे जो लेबल ब्लू ही लगा है हुआ ये। है उस पे ग्रीन था पहले। ग्रीन टच होता है, ठीक है ना जी? अब वो बोतलें, वो जो लाल पीले नीले रंग वाली बोतलें थी, वो क्यों गायब हो गई? वो इसलिए गायब हो गई कि उन्होंने पानी के अपोजिट रंग चलाने की कोशिश की। पानी का कलर तो ब्लू है या ग्रीन है, उन्होंने अपने लेबल भी लाल पीले नीले बना दिए, बोतलें भी लाल पीली नीली लगा दी, या लेबल लाल पीले नीले लगा दिए। और जिन कंपनियों ने अपने बोतल या लेबल का रंग ब्लू या ग्रीन कलर रखा, वो कंपनियां आज भी मार्केट में सरवाइव कर रही हैं। आप कहीं भी देख लो, आज जो बोतल वाली, जो पानी वाली कंपनियां मार्केट में सरवाइव कर रही हैं, उनके आप कभी, अब इन चीजों का ध्यान नहीं देते हम लोग। कभी बाजार जाओ तो इन चीजों को देखना। प्रोडक्ट जो है ना, वो खुद चीख चीख कर कहता है आदमी को कि मेरे हिसाब से चलोगे तो ठीक है, नहीं तो मेरे को चलाना आता है। जिस चीज की भी जिस कलर में डोमिनेंस होगी, वही चीज या वही कलर मार्केट में चलता है। अब हम बात करते हैं मिठाई की, या मिठाई की दुकान की। मिठाई का काम तो हलवाई का है, हलवाई का काम है मिठाई बनाना। परंतु मिठाई बनाने के लिए भी तो मिठाई किस चीज से बनाएगा? वो भट्टी या आग के बिना तो मिठाई नहीं बना सकता। उसके पास चीनी भी हो, घी भी हो, मैदा भी हो, सब चीज हो। पर अगर उसके पास आग नहीं है, अग्नि नहीं है, तो मिठाई नहीं बन सकती। और अग्नि किस चीज में जलती है? अग्नि जलाने के लिए उसको भट्टी की जरूरत पड़ती है। भट्टी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? भट्टी रिप्रेजेंट करती है अर्थ एलिमेंट को। पृथ्वी मतलब पृथ्वी को। और आग, आग मतलब मंगल, लाल रंग, जो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। अब मिठाई के दो कलर हमने बता दिए कि ये दो कलर मिठाई को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम हलवाई की दुकान के बाहर लगे बोर्ड पर देखेंगे तो उसकी, उन बोर्डों के, जो हलवाई की दुकान के बाहर बोर्ड लगा होगा,
उन पे आप देखोगे पीला या लाल रंग बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। उसने अपना ब्रांड जो बनाया वो रेड और येलो कलर में बनाया। और आप देखोगे कि दो दुकानें बराबर बराबर हैं हलवाई की, हम भी देखते हैं। एक पे तो ग्राहक की लाइन नहीं टूटती और एक बेचारे के पास मक्खी मारता ग्राहक नहीं आता। जिसने जैसे हम अपना ऐसे कह ब्रांड सकते हैं रेड, कि जैसे आपने कहा जी जी, मिठाई की दुकान होगी, हाँ जैसे जी, मान लो किसी की जैसे बड़बुज्जे होते हैं, मूंगफली भुनने वाले होते हैं, हाँ जी। वो भी इससे रिलेटेड आ जाएंगे। उसकी भट्टी नहीं लगी जी, हुई है। बड़भुंजे को तो ना वास्तु में शुभ माना गया ना ज्योतिष में शुभ माना गया। बड़भुंजे की भट्टी तो मकान के आसपास होनी नहीं चाहिए। नहीं, शॉप में मान लो उसकी शॉप है। हम सर हलवाई की बात कर रहे हैं। ओके। जिन लोगों ने अपना ब्रांड रेड और येलो कलर में बनाया, आप देख लीजिए उनका दुकान ज्यादा चलती है। बीकानेर वाला देख लो, हल्दीराम देख लो, इनका बोर्ड देख लो, इनका लोगो देख लो। और कुछ दुकानें हम बाजार में जाते हैं, कुछ ऐसी भी मिल जाती हैं जिन्होंने अपने ब्रांड में ब्लू और ग्रीन कलर यूज किया है, पर उनका आप देख लेना कि उनका ब्रांड ज्यादा नहीं चलेगा, उनकी सेल नहीं बढ़ पाती, क्योंकि वो अपना जो उनका मूल एलिमेंट है, उनका बेस एलिमेंट के उसके खिलाफ चले गए वो। उनका बेस एलिमेंट क्या है? मार्स का मंगल रेड और पृथ्वी का येलो ले लो, या आग भी रेड और येलो होती है। हलवाई की मिठाई आग और अग्नि के बिना तो बन नहीं सकती, और आपने ब्रांड रख दिया उसके उल्ट। ब्रांड रख दिया आपने पानी वाला ब्लू और ग्रीन, तो आपकी मिठाई कहां से बिकेगी? और जिसके रेड और येलो कलर है जिसने, उसकी मिठाई देखना उसकी दुकान ज्यादा चल रही होगी। जब हम मार्केट जाएं तो हमें ये छोटी छोटी बातें नोट करनी चाहिए, तो हम वहीं से बहुत कुछ वास्तु सीख सकते हैं, मार्केट से। अब ये वास्तु में साइकिल ऑफ क्रिएशन है। एक तो साइकिल ऑफ क्रिएशन है, एक साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन है। इसमें क्या है सर, जो पहला तत्व है वो दूसरे तत्व को बढ़ाता है और तीसरे तत्व को खत्म करता है। इसका साइकिल है ये। अब आप लिख लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे वाटर है, जो पहला तत्व है तेल ले लिया वो दूसरे तत्व जी, को बढ़ाएगा, पिछले वाला और उसको तीसरे को घटाएगा नहीं, खत्म करेगा, तीसरे को पिछले खत्म वाले करेगा, पिछले वाला उसको खत्म करेगा। पिछले वाला इस घटाएगा वो। वाटर किसको बढ़ाएगा जी? अब मैं बताता हूँ जी, वाटर लो आप। सबसे पहले वाटर एयर को बढ़ाएगा जी, पानी के बिना तो हवा नहीं बन सकती ना जी। अब लिख लिए आप वाटर एलिमेंट, इसकी डायरेक्शन कौन कौन सी है। अब हम आ गए 16 नॉर्थ। डायरेक्शन वाली थ्योरी पे। वाटर इंक्रीजेज एयर, और एयर किसको घटाती है? हाँ जी, पहले वाटर तो एयर को बढ़ाएगी। एयर, एयर का मतलब हो गया वुड। हाँ, वुड भी हो गया, या फिर कह सकते हो वुड को फायर हवा। खत्म करेगी। अच्छा, फायर। ठीक है। अब वाटर की दिशा कौन कौन सी होगी जी? नॉर्थ, एन ई, और NNW और NNE। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ 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 एंड वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी। नॉर्थ ईस्ट हम्म। और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। वो जो नॉर्थ, जैसे हम एक मतलब एक वर्गाकार बनाया, उसके हम 4 टुकड़े कर दिए, तो ये ईस्ट का, ये वेस्ट का, ये नॉर्थ का, नहीं, ये ठीक है, वो साउथ का। तो ठीक वो है ना ठीक ये? है। तो इसकी मेटल हो गई। अब इसकी मेटल कौन सी होगी? इसकी मेटल है अल्मीनियम।
वाटर की। एल्युमिनियम। दूसरा तत्व एयर, जी। उसकी डायरेक्शन है ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। ये फायर की होगी ना? एयर की जी, एयर की, अच्छा, वायु की। एयर की, ठीक है। ENE, ESC और ईस्ट। ईशान इसका कौन, मेटल ईशान है, कौन? इसका मेटल है जी स्टेनलेस स्टील। चौथी कौन सी हुई? तीन ही है इसकी? अच्छा। तीसरी अभी तो दो ही है सर, अभी तीसरी है दो, दो, फायर। दो की आपने बताया ना, ईस्ट, ENE, ESC, यही है ना? वो देखो जी, पहले में मैंने आपको लिखाया नॉर्थ, NE, वो तो हो गया, NNE वो तो और हो गया, NNW, ये वाटर वो का तो हो हो गया। गया। एयर ठीक की, है। एयर की होगी ENE, ESC और ईस्ट। ENE, ESC, ठीक है। हाँ, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। हम्म। इसका मेटल होगा तीन जगह स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। और तीसरा एलिमेंट हमारा होगा जी फायर। फायर की डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, SSE, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। जी। और इसकी मेटल है जी कॉपर। जैसे दोबारा बोलना, इसकी फायर की साउथ ईस्ट। ये फार्मूला आपको वास्तु करते वक्त ये फार्मूला काम देगा आपको, जब भी तो इस दिशा बारीकी से में पूछा कौन हो सी जैन मेटल साहब, है ना? प्रयोग करनी है। हाँ जी, जैसे जब भी तो बारीकी से फायर पूछ। की फायर की डायरेक्शन क्या होगी? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। इसमें जैन और साहब इसका कलर भी मेटल, मैटर करेंगे? हाँ जी, कलर भी आगे तो आगे आएंगे ना? आए, कलर आगे वाला भी आएंगे, बताऊंगा, आगे आगे कलर भी बताऊंगा सर। आगे आएंगे जी। इसकी मेटल क्या होगा जी? मेटल हो गया कॉपर इसका। अभी तो पहले फिर तांबे के बर्तन में खाना बनता था। चौथा तत्व हो गया जी अर्थ। ठीक है जी। अर्थ की डायरेक्शन दो ही दी गई है, साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट। ये आपको सभी शक्ति चक्रा में मिल जाएंगे। और इसका मेटल है ब्रास। हम्म। ब्रास। फिर हो गया जी पांचवा एलिमेंट स्पेस। स्पेस की चार दिशाएं ठीक मानी था। गई हैं, आकाश की वेस्ट, वेस्ट बाकी सारी नॉर्थ लिखी वेस्ट। होगी स्पेस की। हाँ, वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये चार दिशाएं होगी स्पेस की। हम्म। और इसका चार। मेटल है जी आयरन। जैसे दोबारा बोलना, इसकी स्पेस की वेस्ट। वेस्ट, WNW, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। एक पिछली, एक डब्ल्यू अगली, एस एक सेंटर की। WSW, वेस्ट साउथ वेस्ट और एक नॉर्थ वेस्ट। ये ये होगा देखिए ना वेस्ट, जैसा वैसे रेडी ना जी। वेस्ट 1 डिग्री आगे, 1 डिग्री पीछे। जी। हम्म। इसके मेटल है आयरन। यानी कि दिशा है ना जी। ठीक है जी, अब आज की क्लास यहाँ खत्म करेंगे जी। अगली क्लास में इन सब का डिटेल समझाएंगे, इन पांचों एलिमेंट्स की। जी भवन में जैसा इनकी मेरे कौन को, कौन सी दिशा में। मेरे को ना एक क्वेश्चन रह गया जी, मैं इसीलिए लास्ट में किया जी आपको। बोलो जी, बताओ अगर जो नृत्य कौन है, जी। उसको हम ऊंचा रखते हैं क्योंकि पूर्व जी दिशा में सूर्य उदय होता है, ठीक है ना जी। जी ताकि जी। हमारा पूर्व पूर्व नीचा रहे, ताकि हमारा सूर्य उदय के समय हमारे अंदर पॉजिटिव किरणें मैक्सिमम आ सके। आ ये सकें हमारा जी, वास्तु का आधार है ना जी। सिद्धांत अब है जी। वहां पर जब सूर्य सूर्य मान लो ईस्ट फेसिंग मकान है, जब सूर्य 2 बजे के आसपास होगा, पूर्ण गर्मी देगा। 12 बजे वो सूर्य साउथ में होगा,
और 2 बजे के आसपास वो पूर्ण गर्मी देगा। तो तो वो उसको ऊंची दीवार हम गर्मी रोकेगी ना, वो ऊंचा पोर्शन आपकी गर्मी रोकेगा ना सर, वो आपको शील्ड राइट करेगा सर, ना। राइट सर, राइट सर। अब आपकी बात समझ आई भी, हमें उसको भी लेंटर में ऊंचा रखना है हाँ जी। थोड़ा सा। तो एक मैं उस दिन बात बतानी भूल गया था, नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैं एक दिशा के बारे में बता रहा था कि घर में सलाब किस दिशा में नहीं होनी चाहिए। मोस्ट हाँ मतलब जी। जो घर में जो सलाब आ जाती सीलन है, सीलन किस दिशा में नहीं हाँ होनी हाँ चाहिए? हाँ हाँ हाँ, बता सीलन, रहे थे एक बार। हाँ जी, हाँ जी। अगर किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट में सीलन होगी, ठीक है या तो उसका इलाज करा लो, जी। इलाज नहीं हो सकता तो घर बदल दो, नहीं तो घर के एक आदमी की एक आंख जाएगी जाएगी। अच्छा। ये निशानी है जी। अगर आप कहो जी मैं सेरेमिक टाइल लगा के वो सलाब खत्म कर दूंगा, वो सलाब नहीं खत्म हो सकती। तो उस सलाब उसका को कोई हाँ अगर रास्ता आप नहीं है? 100%, अगर उसको 100% खत्म कर सकते हो तो उस मकान में रहो, नहीं तो चाहे हम्म, किराए के मकान में जाके रह जाओ, अगर आपने आंख बचानी है तो। या दीवार छिलाकर उसको अच्छी तरह से प्लास्टर कराओ ताकि सलाब ना आ सके, ताकि वो इसी हम्म। हाँ, दिशा में वो जब भी ये सलाब आएगी, आंखों से उसमें पानी, सीलन होगी आंखों नॉर्थ में ईस्ट में, दिक्कत। तो घर के एक आदमी की एक आंख परमानेंटली चली जाएगी। तो निगाह ही खत्म हो और जाएगी, या निगाह डिम। एक वेस्ट में सूत्र दे होती, दिया, एक सूत्र दे दिया जी आपको। वेस्ट में हो तो नॉर्थ ईस्ट का सूत्र ये है जी। आज का लब्बो लबाब है ये बंसल आज का साहब। लब्बल हुआ है जी, रोजाना बंसल जी एक सूत्र देते रहेंगे। ऐसा सूत्र पिछली देंगे बार जो का है तो पिक पॉइंट। आज का दूसरा है ना, वो तो पिछली बार का बाकी रह गया था, तो आज का नहीं आएगा। ऐसा वो पिछली बार इसीलिए दिया ना, ये प्रथा मैंने ही चलवाई है जैन साहब को कहकर। लब्बो लबाब हर वो बार आपकी देना बात है ठीक है, साथ में। वो तो ठीक है, पिछली बार का था ना तो पहले, खाना, ये आज का नहीं बंसल आएगा। साहब, खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा देना चाहिए, इसलिए मैंने हाँ लब्बो लबाब दिया है। जी जी। नहीं, पिछले बार पान खाना होता जी। हाँ जी, रिकॉर्डिंग नहीं, ऑफ कर पान पान दी। भी खाना है खिलाएंगे, बोलो जी। पान पान भी खाओ खिलाएंगे। फिर ऑफ कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। अभी तो बहुत कुछ